Welcome to you in this ITC Bandarjodi. I am Sasikant Pandit. Today I will teach you some basic concept of electrician theory. So जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का उसको हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग इसका फंडामेंटल जो चीज़ है, जो परिभाषा, कुछ टर्म है, उसको हम लोग आज जान लेते हैं जो फिजिक्स से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पदार्थ से। पदार्थ के बारे में हम लोग क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली पदार्थ क्या है, जिसको हम लोग मैटर बोलते हैं। ये पदार्थ है। तो पदार्थ किसको कहेंगे, व्हाट इज मैटर? तो हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं कि वो सभी वस्तुएं जिसको हम लोग छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, या जिसका अस्तित्व का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। अगर इसका परिभाषा हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं, वैसी वस्तुएं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं तथा जिसके अस्तित्व का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इसको हम लोग पदार्थ कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल कल मैंने बताया था, कोई भी पत्थर का टुकड़ा, कोई ईंट का टुकड़ा, टेबल, कुर्सी इत्यादि, ये सभी एग्जाम्पल हैं पदार्थ के, मैटर के। तो ये तो था पदार्थ का। अब इस पदार्थ को अगर हम लोग आगे देखना चाहें तो इस पदार्थ के कितने रूप हो सकते हैं, इस पदार्थ के क्या क्या अवस्था हो सकते हैं, क्या क्या रूप हो सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसके अवस्था के बारे में। पदार्थ की इतनी अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाएं, ठीक है, इसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहला ठोस, जिसको हम सॉलिड कहते हैं। दूसरा द्रव, जिसे लिक्विड कहते हैं। और तीसरा गैस, जिसे गैस कहते हैं। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे ठोस क्या है, द्रव किसे कहेंगे और गैस किसे कहेंगे। तो हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ठोस को, सॉलिड को, कि ठोस एक्चुअली है क्या। तो ठोस कहने से ही हम लोग के दिमाग में एक फिगर आता है कि वैसा चीज़ जो कड़ा हो, जिसको हम लोग जैसे ही छुएं, स्पर्श करें तो वो कड़ा हो, मजबूत हो थोड़ा सा। तो वो तो खैर हम लोग ऐसे बनावटी तौर पे परिभाषा एक बना लिए हैं, लेकिन एक्चुअली इसका फिजिक्स में, भौतिकी में अगर इसका परिभाषा की ओर हम लोग देखें, बात करें, तो ठोस एक्चुअली हम लोग उसको कहेंगे जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। तो उतना लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ हमें 2 चीज पर दिमाग लगाना है, एक आकार पे और एक आयतन पे, कि ठोस का आकार क्या होगा और आयतन क्या होगा। तो जो ठोस होता है उसका आकार भी निश्चित होता है और जो आयतन है वो भी निश्चित होता है। तो हम लोग इसका परिभाषा बोल सकते हैं, ठोस वैसा पदार्थ, मतलब वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे हम लोग ठोस कहेंगे। इसके उदाहरण के तौर पर ईंट हो गया, पत्थर हो गया, कोई भी ठोस वस्तु का एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। टेबल, कुर्सी, कुछ भी ले सकते हैं। इन सभी का आकार, आयतन, हर चीज निश्चित होता है। तो ये ठोस के बारे में है। आगे हम लोग चले द्रव के बारे में।
तो द्रव जिसे हम लिक्विड कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ, अगर आकार और आयतन का हम लोग बात करें तो द्रव में जो आयतन होता है ये निश्चित होता है, पर इनका आकार अनिश्चित होता है। वैसे पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो पर आयतन निश्चित हो उसको हम लोग द्रव कहेंगे। जैसे पानी, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें पानी का, तो इस पानी को किसी भी बर्तन में, वैसे कोई भी बर्तन में अगर हम लोग डालेंगे तो वो उसका रूप ले लेता है, मतलब उसका आकार ग्रहण कर लेता है। कहने का मतलब इसका आकार अनिश्चित है, जिस भी बर्तन में उसको डाला जाएगा उसी का शेप का, उसी का आकार का वो स्थान ले लेगा, जगह ले लेगा। और आयतन, आयतन यह निश्चित रहेगा। अगर 5 लीटर पानी है तो हमेशा 5 लीटर ही रहेगा, चाहे उसे किसी भी बर्तन में डाल दिया जाए, चाहे छोटा बर्तन रहे बड़ा बर्तन रहे। अगर हम लोग दो यहाँ शेप का बात करें, एक हमारे पास इस प्रकार से घड़ा है और एक हमारे पास एक बाल्टी फॉर्म में है। अगर दोनों का कैपेसिटी सपोज 10 लीटर का है, इसमें भी 10 लीटर पानी आ सकता है, इसमें भी 10 लीटर पानी आ सकता है, तो 10-10 लीटर पानी अगर इसमें भी डाल दिया जाए और इसमें भी डाल दिया जाए तो हम क्या देखेंगे कि इसका जो आकार है, इस आकार का वो द्रव अपना रूप ले लेता है। तो इसका आकार इस प्रकार सर्किल आकार का है, एक वृत्त के आकार का है, और ये आकार आयत के आकार का है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये आयत का आकार का रूप ले लेता है और यहाँ पर ये वृत्त के आकार का, जिसको हम लोग एक घड़े के आकार का देख सकते हैं, इस प्रकार का ये रूप ले लेता है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इसका आकार क्या है, अनिश्चित है, जबकि आयतन दोनों का निश्चित है। इसमें भी 10 लीटर पानी है, इसमें भी 10 लीटर पानी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि द्रव किसे कहेंगे। एक बार फिर से इसकी परिभाषा की ओर चलते हैं। तो द्रव वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित हो पर आयतन निश्चित हो, उसे हम द्रव कहेंगे। चलते हैं अगला टॉपिक की ओर, जो है हमारा इसका अगला जो रूप है पदार्थ का, वो है गैस। तो हम लोग गैस की ओर मुड़ते हैं, देखते हैं कि गैस किसे कहेंगे। तो गैस, जिसका इंग्लिश में भी गैस ही हम लोग बोलते हैं, अगर इसके आकार और आयतन की बात की जाए कि इसका आकार क्या होता है और आयतन क्या होता है, तो ये जस्ट ठोस का उल्टा है। जैसे ठोस में हम लोग देखें कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसमें आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लोग इसको देख सकते हैं। अगर गैस की बात करें, अगर कोई साइकिल का ट्यूब की अगर बात करें, तो साइकिल का ट्यूब छोटा सा होता है। अगर इसमें हवा हम लोग भर रहे हैं, सपोज 100 घन सेंटीमीटर का इसमें हवा भर रहे हैं, और यही हवा को अगर कोई बड़ा गुब्बारा है हमारे पास, उस पर अगर भरते हैं सेम इसी अमाउंट का, तो हम देखें कि ये हवा जब इसमें भरा जाएगा तो इसका जो आयतन है, अगर इसका आयतन के, अगर ये वृत्त है, वृत्त का आकार का है, तो वृत्त का जो आयतन होगा, मतलब अगर वृत्त को हटा दिया जाए, अगर इसको गोला का शेप दे दिया जाए, तो गोला का जो आयतन होता है 4/3 पायर क्यूब, इसके आयतन का ये हवा अपना रूप ले लेगा। अगर यहाँ पर बात किया जाए, ये इस प्रकार से कोई एक घनाभ के शेप का अगर है, तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो ये और ये दोनों का आयतन को देखने से पता चलता है कि दोनों का ही आयतन क्या है, अलग अलग है, और आकार तो अलग है ही। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि गैस पदार्थ का वह रूप होता है जिसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। तो यहाँ पर हमारा पदार्थ का ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिशियन पार्ट की ओर चलते हैं। तो वो पार्ट हमारा यहीं से स्टार्ट होता है कि जो पदार्थ का यहाँ बात किया गया था, जिस पदार्थ का यहाँ बात किया जा रहा था, अगर इस पदार्थ को हम लोग छोटा छोटा भाग में अगर बांटना चाहें तो हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं। सपोज अगर हम लोग एक पत्थर का टुकड़ा लेते हैं, इतना बड़ा एक टुकड़ा है, ये पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर का टुकड़ा है, इसको हम लोग को 2 पार्ट में बांटना है। अगर आपसे बोला जाए कि इसको 2 पार्ट में बांटिए, इसको 2 भाग में अलग अलग कीजिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बीच में ब्रेक करेंगे,
कुछ इस प्रकार दो पार्ट में इसको बांट देंगे। सपोज ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। फर्दर इसको और अगर डिवाइड किया जाए टू पार्ट में, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, यहाँ इसको ब्रेक करेंगे तो ये सी और डी में ब्रेक होगा और ये ई और एफ में ब्रेक होगा। अगर ये क्रिया हम लोग इस प्रकार से दोहराते जाएं बार बार, तो एक अवस्था ऐसा आएगा जहाँ पर हम लोग इससे आगे नहीं जा पाएंगे। मतलब इसका छोटा से छोटा कण हमको मिल जाएगा और उस कण के बाद हम इसको आगे की ओर विभाजित नहीं कर पाएंगे। तो पदार्थ का जो छोटा कण मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे अणु। और ये अणु जो मिल के बना होता है वो परमाणुओं से मिल के बना होता है। तो अणु का छोटा से छोटा कण हो गया परमाणु। एक्चुअली परमाणु जो होता है वो तत्व का छोटा कण होता है, किसी भी तत्व का छोटा कण परमाणु होता है, जबकि किसी भी पदार्थ का छोटा कण अणु होता है। तो इसको हम लोग और आगे की ओर अगर विभाजित करते जाएं तो हम लोग देखेंगे इस अणु और परमाणु को अगर हम लोग आगे लेके चलें तो इसमें हम लोग को कुछ इलेक्ट्रिशियन पार्ट की ओर हम लोग मूव करेंगे थोड़ा सा। तो हम लोगों ने देखा कि पदार्थ को जब छोटा से छोटा भाग में बांटे तो हमें मिला अणु, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पर मिल गया। अणु क्या होता है, जैसे कि अगर अणु का बात करें, अगर H2O का एग्जाम्पल लें हम लोग, तो इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और इसको हम लोग जल का एक अणु बोलते हैं। ये जल का एक अणु है, जल का एक अणु। लेकिन अगर कहा जाए कि ये किससे मिलकर बना है, तो हम लोग देखते हैं इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो यहां से देखने से पता चलता है कि अणु का निर्माण कहीं न कहीं परमाणुओं से मिलकर हुआ है। तो जो परमाणुओं का समूह है, परमाणुओं का जो संयोग होता है, उससे मिलकर अणु बनता है। तो परमाणु जिसको हम लोग एटम कहते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे छोटा से छोटा कण। किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा से छोटा कण है वो परमाणु होता है। अगर इस परमाणु को भी अगर देखा जाए कि इसको अगर फर्दर और आगे विभाजित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो वैज्ञानिकों ने ये भी करके देखा। तो ऐसा करने पर वे पाए कि इस परमाणु को हम लोग आगे जब विभाजित करते हैं तो हमने देखा इसको कि ये भी जो आधारभूत मूल जो बेसिक कण है, 3 कणों से मिलकर बना है परमाणु। और वो 3 कण क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये 3 कण मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन। तो ये बेसिक कण है, आधारभूत कण है। यही कणों से मिलकर परमाणुओं का निर्माण हुआ है। अगर हम लोग बारी बारी से देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में, फिर प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋण आवेश, इनमें ऋण आवेश होता है जिसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। तो इसीलिए ई पर हम लोग माइनस का सिंबल लगाते हैं। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये आवेशहीन होता है। तो इसको भी हम लोग देखें थोड़ा अलग अलग। इलेक्ट्रॉन के बारे में पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहीं से देख सकते हैं कि इस पर जो आवेश होता है, ये आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और चूंकि ये ऋण आवेश है इसलिए शुरू में इसमें माइनस आएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। प्रोटॉन की बात करें तो सेम होता है, सिर्फ सिंबल प्लस में आएगा इसका, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉन का होता है। और न्यूट्रॉन चूंकि आवेशहीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं रहता है, ये आवेशहीन होता है। अब इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो स्टार्ट होता है वो यहीं से होता है, आवेश से होता है। इस पर जो चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज यहाँ हम लोगों ने देखा। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज से ही इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का स्टार्ट होता है। करंट का यहीं से उत्पन्न होगा, करंट यहीं से अपना जो बेसिक रूप है करंट का वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो हम लोग देखेंगे आवेश को, आखिर आवेश ये होता क्या है। तो इस आवेश से हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को। यहाँ से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्टार्ट होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आवेश। इस आवेश को हम लोग बोलते हैं चार्ज।
तो इसका परिभाषा क्या होगा, आवेश हम लोग किसको बोलेंगे? तो आवेश किसी भी वस्तु का वो गुण होता है जिसके कारण उसके अंदर ऐसा प्रभाव रहता है कि वो किसी दूसरे कण को या दूसरे पदार्थ को या तो आकर्षित कर सके या फिर विकर्षित कर सके। कहने का मतलब किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित या विकर्षित करने का प्रभाव अनुभव करे, तो उसको हम लोग आवेश कहेंगे। इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे, वैसे पदार्थ जिसमें किसी अन्य पदार्थ को, एक्चुअली हम पदार्थ भी बोल सकते हैं या कण भी बोल सकते हैं। तो वैसे पदार्थ जिसमें किसी अन्य पदार्थ को आकर्षित अथवा विकर्षित करने की क्षमता हो, उसे आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश का ये परिभाषा है, वैसे पदार्थ जिसमें किसी अन्य पदार्थ या कण को आकर्षित अथवा विकर्षित करने की क्षमता हो, उसे हम लोग आवेश कहते हैं। इस आवेश का जो मात्रक होता है एक कूलाम होता है, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और ये कूलाम एक्चुअली एक साइंटिस्ट था जिसका नाम भी कूलाम था। वो कूलाम के नाम के कारण ही इसका मात्रक को हम लोग कूलाम नाम दिए हैं, उन्होंने ही ये नाम दिया है। तो ये आवेश का परिभाषा है। और आवेश हम लोग अभी अभी देखे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जब बात किए थे, उसमें दो आवेश का जिक्र हुआ था, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये दो आवेश होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का हमने देखा था, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का देखा था। तो इस प्रकार से आवेश को दो भाग में बांटते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये आवेश का परिभाषा था। आगे हम लोग चलते हैं। अब अगर दो आवेश का बात करें, अगर हमारे पास दो आवेश है, उस दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा, कितना बल लगेगा, उसको अगर पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए एक साइंटिस्ट था कूलाम, जिसने एक नियम दिया था जिसको हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। तो ये कूलाम का नियम जिसको हम लोग देखेंगे, आखिर ये कूलाम का नियम है क्या? अगर हम लोग दो चार्ज की बात करें, सपोज हमारे पास एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, ठीक है, ये कोई भी चार्ज हो सकता है, या तो दोनों प्लस भी हो सकता है, दोनों माइनस भी हो सकता है, या फिर एक प्लस एक माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इन दोनों के बीच में अब सवाल उठता है कि दोनों के बीच में कैसा बल कार्य करेगा, आकर्षण का कि विकर्षण का? तो ये बल कोई भी हो सकता है, यहाँ आकर्षण बल भी हो सकता है और विकर्षण बल भी हो सकता है। आकर्षण कब होगा? जब एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, तो दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। या फिर अगर दोनों प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में हो, तो यहाँ पर विकर्षण बल कार्य करेगा। तो हम यहाँ पर प्लस का अभी बात नहीं कर रहे हैं, प्लस माइनस का बात नहीं कर रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, और इन दोनों का बीच की दूरी R है। ये R दूरी पर रखा गया है। अब इन दोनों आवेशों के बीच जो बल कार्य करेगा, कि इन दोनों आवेशों के बीच कितना बल लग रहा है, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए कूलाम ने अपना एक नियम दिया। वो नियम क्या कहता है हम लोग जानेंगे। तो नियम में, कूलाम का नियम, इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला नियम में कहा गया है कि जो भी बल कार्य करेगा दोनों के बीच, उनका मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि F समानुपाती Q1 × Q2 होगा। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये पहला सेंटेंस स्टेटमेंट कूलाम ने दिया। दूसरा, इन्होंने देखा कि दोनों, मतलब ये अगर ये दोनों आवेशों को जैसे जैसे दूर लेके जा रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो बल है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, और जैसे जैसे इनको सामने ले जा रहे हैं, इनका बल जो है बढ़ते जाता है। तो उनसे एक चीज़ पता चला
कि जो बल होगा वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये दूसरा नियम कूलाम ने दिया। अगर इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 कर देते हैं और 1 और 2 को अगर हम लोग कंबाइन करें, मिला दें, तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग पाएंगे इसको समीकरण 1 तथा 2 से अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। अब इस समानुपाती के सिंबल को अगर हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा जिसको हम लोग K कहेंगे, तो K Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ K बराबर एक नियतांक है। अब इस नियतांक का क्या वैल्यू होगा, क्या मान होगा, इसके बारे में देखेंगे। तो इस K का मान पाया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये K का वैल्यू है और K एक नियतांक है जो इस समानुपाती सिंबल को हटाने के बाद यहाँ पर आता है। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन में नॉट में 4 तो एक नियतांक है ही, 4 एक अंक है, पाई का भी वैल्यू 22/7 होता है। अब बच गई ये एप्सिलॉन नॉट, आखिर ये क्या है, तो इस एप्सिलॉन नॉट को बोला गया निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको हम लोग बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान कितना होता है, अगर इसका मान को हम लोग देखना चाहें, इसका मान भी निकाला गया था। तो इस परमिटिविटी वैक्यूम जो है एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। अगर इस एप्सिलॉन नॉट के मान को यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पाई को भी 22/7 के रूप में अगर रख दिया जाए तो यहाँ से K का वैल्यू हम लोग के पास आ जाता है। तो इस K का वैल्यू यहाँ पर आता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये K का मान आता है। तो इस K का मान को यहाँ पर रख दिया जाता है और Q1 और Q2 तो आवेश है ही, Q1 Q2 दो आवेश है और कितना आवेश है उसको हम लोग जब रखते हैं उसी समय से कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो Q1 Q2 का मान क्या है, उसको यहाँ रखते हैं। दोनों के बीच की दूरी को मेजर कर लिया जाता है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है और उस मान को यहाँ पर रख कर उसको स्क्वायर करके इसको भाग देकर इस F को कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये F क्या है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल है। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस प्रकार से आवेश कार्य करता है और आवेशों के बीच जो बल है वो कैसे कार्य कर रहा है। अगर हम लोग इससे आगे बढ़ा जाए, इस टॉपिक से आगे अगर हम लोग चलें तो आगे हम लोग देख सकते हैं तो इससे आगे हम लोग चलें तो अब बात करें हम लोग विभव का। विभव से पहले हम लोग एक और बेसिक टॉपिक की ओर देखते हैं कि विद्युत वाहक बल क्या होता है। विद्युत वाहक बल, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा आवेश के बारे में कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। अब देखें विद्युत वाहक बल ये कैसा बल है। तो अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो एक अगर चालक तार को ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये कोई एक तार है, चालक तार है ये। तो इस चालक तार में जब यहाँ से कोई भी करंट सप्लाई किया जाता है, कोई भी विद्युत धारा को इसमें अगर भेजा जाता है तो विद्युत धारा इस चालक तार के माध्यम से इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर ये क्लोज सर्किट रहे
तो कहने का मतलब आखिर इसमें ऐसा क्या है, इस करंट में ऐसा क्या है कि यहाँ पर जब कोई भी विद्युत धारा को भेजा जाता है तो विद्युत धारा एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँच जाता है, तो वो इस विद्युत वाहक बल के कारण होता है। तो ये विद्युत वाहक बल एक्चुअली में है क्या? तो इसका परिभाषा हम लोग अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि वैसा बल जो आवेश को या फिर इलेक्ट्रॉन को किसी भी चालक तार में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने के लिए बाध्य करे, उसको उस पर एक फोर्स लगाए, एक फोर्स अप्लाई करे, एक ऐसा फोर्स अप्लाई करे जिसके कारण उस पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश है, उस आवेश को इस चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया जा सके। तो उसी बल को नाम दिया गया है विद्युत वाहक बल। तो इसके परिभाषा को हम लिख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है विद्युत वाहक बल। तो हम लोग इसको लिखेंगे, वैसा बल जो इलेक्ट्रॉन को किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने के लिए बाध्य करे। ठीक है, इसे हम लोग विद्युत वाहक बल कहेंगे। तो वैसा बल जो इलेक्ट्रॉन को किसी चालक तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित होने के लिए बाध्य करे, उस बल को हम लोग बोलेंगे विद्युत वाहक बल। इसी बल के कारण ही किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉन एक छोर से दूसरे छोर तक प्रवाहित हो सकता है, आसानी से होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे आगे अगर हम लोग चलें तो विद्युत वाहक बल के बाद आता है विभव। ये विभव क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं विभव के बारे में, जिसको हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। तो विभव क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा आवेश के बारे में कि आवेश जो होता है जिस पर दो चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसी आवेश से ही रिलेटेड है ये विभव। अगर हम लोग किसी भी एक आवेश को अगर बात करें, सपोज हम लोग कोई इकाई धन आवेश को लेते हैं, यहाँ पर इकाई धन आवेश का अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर अनंत से, इनफाइनाइट से किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करेंगे वही कार्य विभव कहलाता है। तो इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली कार्य है, आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कार्य किया जाता है। तो विभव को हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो V इक्वल टू किसी भी आवेश को लाने में जो कार्य होता है, तो यह इकाई आवेश है, इसीलिए W/Q। तो इस इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो V इक्वल टू W/Q यहाँ से आता है। और इसका मात्रक क्या होगा? इस V का मात्रक होगा वोल्ट। इसको हम लोग दूसरा भी बोल सकते हैं W, जैसे W कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है, और Q आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो जूल पर कूलाम भी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, जूल पर
कूलाम, या फिर वोल्ट भी बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी। यहाँ से एक और भी यहाँ पर एक फार्मूला यहाँ जनरेट होगा। अगर इस W को इधर ले आए तो W बराबर V क्यूब भी यहाँ पर आएगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो इसे भी हम लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो विभव है वो किस प्रकार कार्य करता है। तो इससे आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट रखते हैं, जिसमें इसके आगे की ओर देखेंगे। थैंक यू। इतना